जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे क्या भारत की जो ज़मीन है हर वर्ष 5 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर या कुछ खिसक रही है क्या, और किधर खिसक रही है, यानी कि हमारा भारत जो है किधर जा रहा है, भारत की ज़मीनें किधर जा रही हैं। साथ ही साथ उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे जो भूकंप की वजह बन रही हैं। क्या ज़मीनें खिसकने से हमारे देश में भूकंप बन रहे हैं? तुर्की में आए भूकंप से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? भूकंप से भारत के इलाके भी खिसक रहे हैं, कच्छ से कश्मीर तक, नेपाल से अंडमान तक। क्या है सबूत? वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के पब्लिक डिबेट के लिए। भूकंप की वजह से तुर्की की ज़मीन ही नहीं खिसकी है, इससे पहले जापान की भी ज़मीन खिसक चुकी है। यहाँ तक कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी ज़मीनें खिसकने का वाक़या चलता रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे नदियों ने अपने रास्ते भी बदल लिए हैं। द्वीपों के खिसकने की रिपोर्ट्स भी लगातार आती रही हैं, और कच्छ से लेकर कश्मीर तक और नेपाल से लेकर अंडमान तक ये घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। सिर्फ तुर्की और जापान की ज़मीनें ही भूकंप की वजह से नहीं हिली हैं, सिर्फ इनकी ज़मीन ही नहीं खिसकी है। ये घटनाएं भारत यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ भी कई बार हो चुका है। यानी प्लेट खिसकी तो भूकंप आया, जब जब प्लेट खिसकेगी तब तब भूकंप भारत में आएगा। ऊपर की ज़मीन पर भयानक बर्बादी, भारत में ज़मीन खिसकने और नदियों के रास्ता बदलने की घटनाएं लगातार हुई हैं। असल में ये हो रहा है कि करोड़ों सालों से हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार चीन की तरफ खिसक रही है। अब चीन की तरफ खिसक रही है तो इससे आप निराश मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन की भी ज़मीन कहीं ना कहीं पर खिसक रही होगी। यानी तिब्बतन प्लेट जो है उसकी तरफ हमारी ज़मीनें खिसक रही हैं। हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की गति से आगे बढ़ रहा है। और सोचने वाली बात यह है साथियों कि ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा किसी दूसरे बड़े टुकड़े यानी तिब्बतन प्लेट को धकेलेगा तो क्या होगा? जो ऊर्जा होगी वहाँ पर स्टोर होगी, और यही ऊर्जा हिमालयन के नीचे यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है इसके नीचे स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रही है। आईआईटी रुड़की के एक अर्थ साइंस विभाग के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम प्रोफेसर कमल है। उन्होंने ये दावा करते हुए बताया है कि अगर मैं आपको लगातार धक्का दूं पर आपके पीछे दीवार हो जहां से आप पीछे नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो मेरी ताकत होगा है वो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगी, और जब आपके शरीर में एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी तो आपके शरीर को तकलीफ़ देगी, दर्द देगी, और उस दर्द से जब आप छुटकारा पाना चाहेंगे तो आप रिएक्ट करेंगे, और इसी रिएक्शन में जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तब तब भूकंप आएगा। और यही हालात भारत में बना हुआ है। एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर एशिया की तरफ आई थी। इंडियन प्लेट अब भी शहद की तरह धीरे धीरे आगे खिसक रही है। एक दिन ऐसे आएगा जब सारे महाद्वीप एक साथ मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे और मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट अमेसिया बना देंगे, यानी कि एशिया, यूरोप और सारे जितने कॉन्टिनेंट हैं सब मिलकर एक अमेसिया बन जाएंगे। खैर ये बात तो रही इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की जो लगातार चीन की तरफ जा रही है, लेकिन हम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जब भूकंपों की वजह से दुनिया के नक्शे बदले हैं। बात करेंगे 1819 के कच्छ के रण का जो भूकंप आया था, इसकी वजह से एक स्थान बन गया था जिसे अल्लाह बंद कहा जाता है, और वो नदी जो पाकिस्तान और चीन में बहा करती थी, उस नदी का पानी भारत के झीलों में आना शुरू हो गया था। बात करेंगे सिंधु नदी के, तो 16 जून 1819 में कच्छ के रण में 7.7 से 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था। जिन साथियों को नहीं पता है कि भूकंप की तीव्रता कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो हम आपको बता दें कि 1 से लेकर 5 तक की जो भूकंप तीव्रता होती है उसे सामान्य भूकंप तीव्रता के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही 6 से आगे के रिएक्टर की माप में जब भूकंप का पैमाना बढ़ता है, उसकी तीव्रता बढ़ती है, तो भूकंप से उससे सबसे ज़्यादा नुकसान संभावित माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला 6+ रिएक्टर होता है। और 16 जून 1819 में कच्छ के रण में 7.7 से 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था, और यह केवल अनुमानित तीव्रता है क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी।
इस भूकंप से भयानक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से उस समय 1543 लोगों की मौत हुई थी। कच्छ जिला असल में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। महाद्वीपों के प्लेटों में इस तरह अक्सर टक्कर रगड़ाव होते रहते हैं और ऐसे में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। 2001 के भूकंप में यहाँ भारी तबाही मचाई थी। 1819 के भूकंप का असर चेन्नई, कोलकाता, काठमांडू और बलूचिस्तान तक महसूस किया गया था। भूकंप 2-3 मिनट तक आता रहा था। इस भूकंप की वजह से वहाँ पर अल्लाहबंद नाम की ऊंची जगह बन गई थी, यानी रिज जैसा भौगोलिक ढांचा। यह ढांचा 6 मीटर ऊंचा था। करीब 150 किलोमीटर लंबा यह ढांचा पूरन नदी के ऊपर बना था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस भूकंप के चलते सिंधु नदी 200 साल के बाद वापस भारत आ गई थी। इतने बड़े भौगोलिक बदलाव हुए थे कि एक करीब 150 किलोमीटर लंबा अल्लाहबंद बन जाता है, 6 मीटर ऊंचा, और सिंधु नदी जो 200 वर्षों बाद भारत में वापस चली आती है। ये सब क्या है? ज़मीनों के खिसकने का सिर्फ खेल है, प्लेटों के खिसकने का खेल है, भूकंप का कारण है। भूकंप के कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। यह अहमदाबाद के पास मौजूद नाल सरोवर को पानी देती है। यह खोज रोहन ठक्कर नाम के रिसर्च स्कॉलर ने की थी, जिन्होंने बाद में यह जानकारी मेल टुडे के साथ शेयर की थी। और उन्होंने स्टडी के दौरान देखा कि पाकिस्तान से आने वाली एक नदी से इस सरोवर में पानी आ रहा है। उन्होंने उसके बाद सैटेलाइट तस्वीरों से जाँच करनी शुरू कर दी और सिंधु नदी बेसिन की कई झीलों जैसे मांझेर, हेमल और कलरी में पानी का फ्लो बढ़ गया था। ये चीज़ें उन्होंने महसूस की और देखी। यह भूकंप 8.2 से 8.3 तीव्रता का था। हम कौन सी भूकंप की बात कर रहे हैं, इसका नाम आपको जान लेना चाहिए। 1897 में शिलांग भूकंप आया था और इस भूकंप के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप देखने को मिला था। तो 1897 में शिलांग भूकंप की जब हम बात करते हैं तो यह भूकंप 8.2 से 8.3 तीव्रता का था। इसकी लहर पेशावर और वर्मा तक महसूस की गई थी। इस भूकंप की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर 7.6 फीट बढ़ गया था, यानी कि उसके जो पानी के स्तर थे वो 7 फीट ऊपर चले गए थे। गोलपारा इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें इतनी ऊंची हो गई थी कि उन्होंने इलाके में पूरा बाजार को डुबो दिया था। अब बात करते हैं 26 दिसंबर 2004 का भूकंप, जो अंडमान का द्वीप उस समय लापता हो गया था। और क्या हुआ था इसको भी आपको जानना चाहिए। 26 दिसंबर 2004 का भूकंप और फिर सुनामी, भयानक हादसा। द वाशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए उस समय के भारत के चीफ सर्वेयर पृथ्वी नाग ने कहा था कि हमारी टीम ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन किया। यहाँ पर वर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक करीब 550 द्वीप हैं। नाग ने अंदाज़ा लगाया था कि पूरी संभावना है कि इस भूकंप की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप खिसके हैं और इसकी स्टडी करने में काफ़ी समय कई वैज्ञानिक इस बात पर जोर डाल रहे थे कि स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जहाज़ों का आना जाना होता है। ऐसे में जहाज़ों के रूट बदलने पड़ सकते हैं। जब मिलिट्री अधिकारी कमांडेंट सलील मेहता ने बताया था कि निकोबार के सुदूर इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर चला गया था। यह द्वीप सुमात्रा से करीब 138 किलोमीटर है। सलील ने कहा कि हमें नहीं पता कि अब यह द्वीप वापस बाहर आएगा या नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों को स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जहाज़ों के रूट बने हुए हैं। बात करते हैं 8 अक्टूबर 2005 का कश्मीर का भूकंप, जिसमें हिमालय ने नई दरार का सामना किया था। 7.6 तीव्रता का यह भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को भारत और पाकिस्तान में तबाही लेकर आया था। कश्मीर इंडियन और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर आता है। यहाँ पर आए भूकंप का असर यूरोप, चीन, रूस और मिडिल ईस्ट तक महसूस किया गया था। ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ईस्ट भूकंप के कुछ दिनों बाद कश्मीर के केंद्र की स्टडी करने आए। उन्होंने पाया कि पाकिस्तान से कश्मीर होते हुए नेपाल तक हिमालय में एक अंदरूनी दरार पड़ चुकी है। इस भूकंप की वजह से 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1 लाख के आसपास लोग जख्मी हुए थे। 30 लाख से ज़्यादा मकान गिर गए थे और नई दरार यानी
फॉल्ट लाइन बनने से बालाकोट और मुजफ्फराबाद का कस्बा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये दोनों कस्बे या तो भूस्खलन में दब गए थे या इनकी इमारतें जमींदोज हो गई थी। नीलम नदी की अप स्ट्रीम बदलकर डाउन स्ट्रीम हो गई थी और उसका रास्ता बदल गया था। अप्रैल 2015 के उस भूकंप की बात करेंगे जो सबसे विनाशकारी आया था, जो 30 सेकंड में 10 मीटर तक काठमांडू को खिसका दिया था। नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से काठमांडू 30 सेकंड में 10 मीटर खिसक गया था। क्योंकि नेपाल इंडियन और तिब्बत प्लेट की सीमा पर बसा हुआ है, काठमांडू का 120 किलोमीटर लंबा 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर खिसक गया था। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट रोजर बिलहैम ने यह स्टडी की थी। इंडियन प्लेट के लगातार खिसकने की वजह से तिब्बत के पठार समुद्र की सतह से करीब 30,000 फीट ऊपर उठते चले गए। इससे पहले नेपाल में 1934 में 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे भारत की प्लेटें खिसक रही हैं और लगातार इनकी वजह से हमारे देश में भूकंप आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोशीमठ के उस दरार की जो सबसे ज़्यादा भारत को खतरे की घंटी बजाई है भारत के लिए। जोशीमठ एक ट्रेलर है और हिमालय ने बजा दी है खतरे की घंटी, और इस पर हमारे देश को सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि जोशीमठ के लोग घरों में दरारें पड़ने से बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए हैं और देश ने इसी डर को सालों पहले महसूस किया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आई होती। बात करेंगे जोशीमठ में किन कारणों से ये दरारें पड़ी हैं। बताया जाता है कि जोशीमठ में ज़मीन खिसक रही है और यह देश और राज्य के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। इलाके में अब तक 600 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। राज्य और केंद्र सरकार इस विषय को लेकर हाई लेवल की लगातार मीटिंग कर रही थी, लेकिन दरारों का जो खिसकना था वो कम नहीं किया जा सका। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि यह सब एकाएक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बताया जाता है, जो वहाँ के विद्वान हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि पहाड़ों पर विकास के नाम पर हो रहा खनन इसका मुख्य कारण है। मनुष्य विकास के नाम पर तेजी से प्राकृतिक संपदा का दोहन करता जा रहा है। सच्चाई यह भी है कि जीवन जीने के लिए इंसान ने विकास को पैमाना मान लिया है। जब जोशीमठ के लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं तो एकाएक सबकी नींद खुली है। सवाल है कि क्या हमें विकास के नाम पर पहाड़ी इलाकों के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है। अब हम कहते हैं कि हिमालयी क्षेत्र को बचाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जो योजनाएं हैं उन पर विचार करनी होगी। पहले वाली योजनाओं को हटाकर अब नई योजनाओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि आज से 47 साल पहले अगर हम इसको चेत जाते तो ये नौबत नहीं आती। साल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने जोशीमठ में ऐसे खतरों को लेकर सचेत किया था और इस दौरान उन्होंने भूस्खलन क्षेत्र में बसे इस शहर में पानी की निकासी को पुख्ता इंतजाम करने और अलकनंदा नदी से भूमि कटाव की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुझाव भी दिए थे। हालांकि शासन प्रशासन ने धीरे धीरे इनकी अनदेखी कर दी और आज इतने सालों बाद जोशीमठ में ये स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आप खुद समझ सकते हैं। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और जोशीमठ श्रद्धालुओं, साधुओं, पर्यटकों के लिए धार्मिक केंद्र रहा है। समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ शहर का धार्मिक महत्व है। यह देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। इतना ही नहीं, यहाँ सेना व अर्धसैनिक बलों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव भी माने जाते हैं। अब यह मनुष्य की लापरवाही कह लें या सरकार का उदासीन रवैया, स्वर्ग जैसा जोशीमठ क्षेत्र आज तेजी से धंसता जा रहा है और जिसके कारण लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। मिश्रा रिपोर्ट क्या है अगर हम इसकी बात करें, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट की बात करें तो 1976 के मिश्रा आयोग की रिपोर्ट से लेकर 2006 की वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर भविष्यवाणियां की गई थी। यहाँ किसी भी तरह के निर्माण और अन्य गतिविधियों को करने के खिलाफ चेतावनियां दी गई थी और ऐसा करने से यह इलाका असुरक्षित हो सकता है। फिर भी विकास की अंधी दौड़ में लोगों ने असुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया और इस भूकंपीय वी क्षेत्र में
सुरंग के लिए ब्लास्ट कराए जा रहे हैं। सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों का प्रस्ताव किया जा रहा है। रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए यहाँ बांध बना दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जोशीमठ आज खत्म होने की कगार पर खड़ा है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मिश्रा रिपोर्ट की सच्चाई को झुठलाया तो नहीं जा सकता है। बात करते हैं हम इसे क्या कहें, इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि जहां अतीत में हिमालय के विकास के लिए युद्ध स्तर पर एक परियोजना बनाई गई थी, वहीं इस इलाके को बचाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम करना होगा। अगर हमें जोशीमठ को बचाना है तो हिमालयी क्षेत्र में विकास कार्यों में जुड़े संस्थाओं, अधिकारियों को योजनाओं में बदलाव करना होगा। नहीं तो हमारे पास हाथ मलने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सभी विकास योजनाओं को बंद कर देना चाहिए? इसके लिए जांच कार्य को आगे बढ़ाते हुए सही नतीजे पर पहुंचना आज के समय की मांग है। वैसे भी भारत हिमालयी तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोशीमठ से सीख लेते हुए राज्य सरकारों को अन्य पहाड़ी इलाकों को लेकर भी सचेत हो जाना चाहिए। सिर्फ जोशीमठ पर ही फोकस रखने से समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है। देश को पूरे हिमालयन क्षेत्र को लेकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ सैन्य जरूरतें सर्वोपरि हैं। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और स्थिरता सहित अन्य विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह अकेले सरकार का काम नहीं है। राज्य मानदंड निर्धारित कर सकता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन कर हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि इंसान ने विकास की आड़ में विलासिता को बढ़ावा दिया और इसी सोच ने आज जोशीमठ जैसे खूबसूरत शहर को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। विकास और विलासिता ने स्थानीय लोगों और जैव विविधता को डुबो रही है। देश का विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों, चमचमाती सड़कों से नहीं आकी जा सकती। अगर देश और लोगों को सुरक्षित रखना है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा और हिमालय को संरक्षित और सुरक्षित करना होगा। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को एक साथ आपको बता दिया कि हमारे भारत में ज़मीनें खिसक रही हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको जोशीमठ भी बता दिया। और साथ ही साथ ढेर सारे भूकंप जो आए हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक, उनकी चर्चा भी हमने की है। तो आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो आपके अंदर जो शंकाएँ थीं उनका समाधान हो चुका है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले न्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए MPS हिंदी को आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, साथ में आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो विचार आपके बन रहे हैं कि भारत की जो भूमि खिसक रही है और जो हजारों भूकंप के झटके प्रतिवर्ष हमारे देश को मिल रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। और जो औद्योगिक क्रांतियां चल रही हैं जिनकी वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उनके लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, उनको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।